उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर राजधानी देहरादून में हलचल तेज हो गई है। हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है। हरी झंडी मिलते ही रिक्त पद भरे जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उत्तराखंड में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है और इसको लेकर काफ़ी हलचलें भी बढ़ गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा भी की है। उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार पर राजधानी देहरादून में हलचल देखने को मिल रही है। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है और इसको लेकर काफी ज्यादा हलचलें भी देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए सर, जिस तरह से मंत्रिमंडल में पहले ही जगह खाली है और अभी जो 4 मंत्रिमंडल की जो जगह है वो पहले ही खाली थी। प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री रहे उनके इस्तीफे के बाद फिर से एक जो पद है वो और रिक्त हो चुका है। अब लगातार इसमें सुर्खियां निकल कर आ रही थी कि किस तरह से यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, लेकिन अब कहीं न कहीं बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल विस्तार, हालांकि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो अब कर रहे हैं, लेकिन हालांकि अब हरी झंडी मिलने के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। पूरी रूपरेखा जो है वो बन, किसे यहाँ दायित्व दिया जाना है, किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, सारी जो चीजें हैं वो तय हो चुकी हैं। बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जा सकता है कि किस तरफ से निर्णय इसमें हो सकता है और इसे ही जो निगाहें हैं सबकी टिकी हुई है कि किस तरह से अब मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड में किया जाएगा। जी बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे ही हरी झंडी यहाँ पर मिलती है उसके बाद जो रिक्त पद हैं उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ पर भरा जाएगा और जिस तरीके से फेरबदल की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, तो किस तरीके का क्राइटेरिया यहाँ पर इस बार हो सकता है और किस तरीके से ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना संभव बताया जा रहा है? वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, जिनको शामिल किया जा सकता है। हालांकि अगर हम इस पर प्रयासों की बात करें तो इसमें विशम सिंह चोपड़ा के साथ मदद कौशिक हैं और उसके अलावा विनोद चमोली हैं, खजानदार हैं, बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस पर कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं बनते हुए। लेकिन हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन लोगों को यहाँ पर जगह दी जाएगी, लेकिन जो पूरी जो रूपरेखा है वो बन चुकी है। महेंद्र भट्ट दिल्ली में है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री को कल जाना था लेकिन वो किन कारणों से नहीं जा पाए दिल्ली, लेकिन बहुत जल्द उनको दिल्ली में बुलावा आएगा और जैसे ही हरी झंडी मिलती है हाईकमान की तरफ से तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उत्तराखंड में वो जल्द हो जाएगा। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। तो बड़े पैमाने पर आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। उत्तराखंड शासन की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अफसरों के तबादले के रूप में ये खबर सामने आई है। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है। अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से अधिकारियों के स्थानांतरण के कयास लगाए जा रहे थे। तो सचिव युगल किशोर पंत को भाषा विभाग का दायित्व दिया गया है, जबकि उनके शेष विभाग यथावत रहेंगे। अपर सचिव सोनिका को नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी दे दी गई है। अपर सचिव विनीत कुमार से नियोजन हटा दिया गया है। आईएएस मनुज गोयल से अपर सचिव ग्रामीण विकास और कृषि की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें अपर सचिव सैनिक कल्याण और उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। हिमांशु खुराना को अपर सचिव वित्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर हुआ है, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण यहाँ पर किए गए हैं।
देखिए सर, क्योंकि इसमें जो प्रशासन जो फेरबदल हुआ है, ये कहीं न कहीं सरकार की जो कार्यकाल होता है, सरकार का जो कामकाज होता है, उसे सरल करने के लिए फेरबदल किया जाता है। इस बार की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस के साथ-साथ जो पीसीएस अधिकारी हैं, लगभग 26 से ज़्यादा जो लोग हैं, उनके जो कार्यकाल में बदलाव किया गया है, साथ ही साथ फेरबदल भी किया गया है और कई लोगों को स्थानांतरण भी दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो बड़े पैमाने पर चाहे वो आईएएस अधिकारी हों, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हों, जिनसे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हटाई गई हैं और कई लोगों को बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, नए लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार के जो कामकाज हैं, सरकार की जो कार्यशैली है, उसको सरल करने के लिए काम किए जाते हैं। इस बार की अगर बात करें तो लगभग 26 जो अधिकारी हैं, उनके कार्यकाल में फेरबदल किया गया है। जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से, क्योंकि हरीश, हमने देखा है कि कई आईपीएस हैं, कई आईएएस हैं, कई पीसीएस हैं, जिनसे कुछ जिम्मेदारियां वापस लेकर उनको नई जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं। यानी कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सोच विचार कर ये जो फेरबदल है, ये स्थानांतरण है, वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वहन हो सके और आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानियां सामने ना आए। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा शायद, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कई लोगों को ज़िले भी बदल किए गए हैं और इसके अलावा जो अधिकारी हैं, चाहे वो मंजू गोयल हों या इसके अलावा हम आनंद श्रीवास्तव की बात करें, तो तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं। अब उनको स्थानांतरण भी दिया गया है, उनकी जो ज़िम्मेदारी है, उनमें भी फेरबदल किया गया है। यानी कि कई नए विभाग भी उन्हें दिए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लंबे समय से ये जो कवायद है वो शुरू की गई थी और अब उसे धरातल पर उतारा गया है। लगभग इसमें ठीक। 26 अधिकारी हैं, उनके कार्यकाल में फेरबदल किया गया है और कई लोगों को जिले भी यहाँ पर दिए गए हैं। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी और अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है अवैध मदरसे, अवैध मज़ार, थूक जिहाद, कभी लव जिहाद जैसे शब्द कई बार मुख्यमंत्री के मुख से सुन चुका हूं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि किसी को टारगेट बनाकर चोट करेंगे तो ये सामाजिक हित में नहीं है। बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीज़ें गढ़ती है ताकि घृणा, नफरत, सद्वेष फैलाया जा सके। ये सोच, कभी अवैध मदरसे, कभी अवैध मजार, कभी अवैध कब्जे, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, ये क्या है भाजपा की? ये भाजपा ने तो ऐसा लगता है ये शब्द इनके वार क्राई की तरीके से आप उसको रोज दोहरा रहे, रोज कह रहे। और ये सब चीजें जो है न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री के से मुख से मैं सुन चुका हूं कि अवैध मदरसे करके। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? यदि थूक जिहाद, लव जिहाद, मूत्र जिहाद कहीं हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है भाई? और कौन सा धर्म ऐसा है जो मूत्र जिहाद, ये इस तरीके के जिहादों को जो है, थूक जिहाद आदि को प्रमोट करता? कोई नहीं करता। थूके हुए को कौन खाएगा? लेकिन आप यदि किसी को टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके चोट करेंगे तो वो समाज के लिए व्यापक सामाजिक हित में नहीं है इस तरीके की चीजें जो है। लेकिन भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मैं लोगों को, देशवासियों को सावधान करना चाहता हूं। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, आपके पेट, आजीविका, सम्मान के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ी जाती है और उसी को उलझाया जाता है। एक के बाद एक कोई न कोई चीज ऐसी लाई जाती है ताकि जो है ये घृणा, नफरत, विद्वेष आदि की और उसके जरिए वोट कमाने की राजनीति जो है गर्म रहे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एआईसीसी में किए गए बदलावों पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और वो कांग्रेस और गठबंधन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी हर मौके पर मजबूत रहे। उनके इन प्रयासों का सबको स्वागत करना चाहिए।
हमें एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है ताकि हम 2029 में सरकार बनाने का प्रस्ताव रख सकें। तो गुजरात अधिवेशन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होगा, क्योंकि गांधी और उनके सिद्धांतों को हटाने की लगातार कोशिश हो रही है। उन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हम कांग्रेस की 100वीं वर्षगांठ पर साबरमती आश्रम से सरकार को चुनौती देते हैं। कांग्रेस में जो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। ऐसे लोगों की पार्टी में ज़रूरत नहीं है। जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए वो पार्टी संगठन को हर स्तर पर चाहते हैं कि वो चुस्त दुरुस्त रहे, तैयार रहे, और हम उनके इस प्रयास का सबको स्वागत करना चाहिए और भगवान केदारनाथ उनको आशीर्वाद दे, अपने प्रयास में सफल हों, ताकि हम जो विपक्ष धर्म है टू अपोज द गवर्नमेंट और टू डिपोज द गवर्नमेंट, हम ये दोनों कर्तव्य पूरा कर सकें और उसके बाद अपने संगी साथी इंडी गठबंधन के लोगों के साथ मिल करके गवर्नमेंट प्रपोज कर सकें। जी, वो अधिवेशन एक नई हुंकार ललकार के साथ, ताकि गांधी आज सबसे ज्यादा यदि किसी चीज को मिटाने की कोशिश हो रही है बिना कहे, गांधी का बार बार नाम लेकर के ही गांधीत्व को मिटाने की कोशिश हो रही है। शांति, सहिष्णुता, सद्भावना, समरसता, ये तो गांधी के मूल वो थे, मूल सिद्धांत। उन सबको, सब जाति, सब धर्म, सद्भाव को मिटाने का प्रयास हो रहा है। उधर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में उन्होंने कहा कि इस योजना में महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की परिस्थितियों का जिक्र किया, जहां महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक तो होती हैं, पर उनका श्रमिक के रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाना संभव नहीं होता है। साथ ही उन्होंने मनरेगा के श्रमिकों को भी इस योजना के दायरे में लाने की बात कही। माननीय श्री महेंद्र भट्ट, concern over problems faced by women in availing the benefits of PM सिलाई मशीन योजना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, भारत सरकार द्वारा बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना, जिसके तहत हर राज्य में 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है, संपूर्ण देश भर में चलाई जा रही है। महोदय, अनेकों राज्य हैं जहां महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में श्रम एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है। महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। इसका प्रावधान करने की आज आवश्यकता महसूस होती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कर्मकार बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े तथा इस योजना को व्यापक भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। धन्यवाद माननीय महेंद्र जी। उधर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि त्योहारों और धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाना बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा है। धस्माना ने कहा कि चाहे महाकुंभ मेला हो या होली और जुमे की नमाज या आगामी चारधाम यात्रा, सभी मौकों पर बीजेपी इनके बहाने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर देश और प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म, जाति या प्रांत का व्यक्ति हो, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना मुकम्मल हो जाता, ईद हो जाती, उसके बाद आप कर लेते, लेकिन आपको तो कड़वाहट पैदा करनी है, आपको तो तनाव पैदा करना है, आपको तो एक धर्म के लोगों के प्रति नफरत पैदा करनी है।
इसलिए वो सोची समझी पूरी इनकी रणनीति है, उसी रणनीति में लोग चल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है अतिक्रमण से, इनको कोई मतलब नहीं है। कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, इस प्रकार की बातें भाजपा करती रहती है और ये आज नहीं रुकेंगे, ये हमेशा करते रहेंगे। दीपावली आएगी उसमें भी करेंगे, बकर ईद आएगी तो उसमें भी करेंगे। इनका काम है कि सारे त्योहारों को, चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हो, चाहे मुस्लिमों के त्यौहार हो, चाहे ईसाइयों के त्यौहार हो, ये त्योहारों के नाम पर नफरत फैलाने का काम भाजपा का है और उस काम को लगातार मुसलसल कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं भी लागू की हैं। वहीं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक भी कर रहा है। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कई सालों से हम सभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ये आग्रह कर रहे थे कि चारधाम यात्रा पर जाने वाली बाहरी गाड़ियों की फिटनेस मात्र 15 दिनों की दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी ने विश्वास दिलाया है कि इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इस साल हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, एक्स सीएम साहब जो थे, उनसे भी हम लोगों ने, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां, जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के, उन गाड़ियों पे चारधाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनको इस बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में, और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको ज़रूर करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोज़गार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आप हमारे लोकल लोगों को रोज़गार देने में प्रतिबद्ध हैं। उधर कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की हरिद्वार कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। तो 26 जनवरी को विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने फायरिंग की थी। 27 फरवरी को चैंपियन सहित 5 लोगों को न्यायालय ने जेल भेज दिया था। कोर्ट से आज चैंपियन को राहत मिल सकती है। 15 फरवरी से चैंपियन अब तक अस्पताल में एडमिट है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में प्रशासन लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में स्थित अवैध मदरसे को भी स्थानीय प्रशासन ने सीज कर दिया। कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब कोटद्वार के ग्रास्टनगंज स्थित मदरसे का निरीक्षण किया गया तो जांच के दौरान वो अवैध पाया गया, जिसको सील कर दिया गया है। तो पंजीकरण न होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। इसमें हमारे साथ में जो है पुलिस विभाग सीओ साहब थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग से थे और बीओ साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो सभी विभागों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। उधर हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के ग्राम जट बहादुरपुर में हुए गोलीकांड में दलित युवक की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद भीम आर्मी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने वीडियो कॉल पर परिवार से बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वो पुलिस इलाके में सुरक्षा भी बढ़ाती हुई नजर आई। एक साथी रजत कुमार को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से घेर कर मारपीट की गई और उसे गोली मारी गई। गोली लगने से उस बच्चे की मौत हो गई। हम बहादुरपुर जट में हैं। यहाँ जो लोगों के द्वारा, जो क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप चलता है जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये ग्रुप लंबे समय से यहाँ क्राइम को बढ़ावा दे रहा है
और यहाँ वर्तमान में जो प्रधान पद पर अभी बैठे हैं व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, जो लोगों के द्वारा बताया गया है, पूरी तरह से इस ग्रुप को उनका संरक्षण प्राप्त है। जो बहादुरपुर के प्रधान हैं उनका संरक्षण प्राप्त है इस ग्रुप को, और उन्हें जो भी क्राइम कराना होता है वो इस ग्रुप से कराते हैं। और ये ग्रुप बड़े लंबे समय से चर्चाओं में है। लोगों के साथ में मारपीट करना, 307 जैसे मामले इस क्षेत्र में करना, लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करना और लोगों से अवैध वसूली करना, उगाही करना। अगर किसी ने इनकी बात को नहीं माना तो उसे जान से मारने की धमकी देना, उसके साथ में मारपीट करना। उधर पथरी थाना क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट, SC/ST एक्ट सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुख्य आरोपी स्ट्रीट शीटर जतिन चौधरी, उसके 2 सगे भाइयों सहित 13 को नामजद करने के साथ ही एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गाड़ियां रोककर सभी ने राजन को जाति सूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से पीटना शुरू कर दिया। तो SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 13 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या, SC/ST एक्ट, मारपीट सहित संबंधित धाराओं में पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा हो गया, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से 7वीं क्लास के 13 वर्षीय नाबालिग छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मसूरी पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्कूल में लगे CCTV कैमरे देखे गए हैं। कैमरे फुटेज में दिख रहा है कि छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ स्विमिंग कर रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के पूल से बाहर आने के बाद भी वो बाहर नहीं आया। हालांकि बताया जा रहा है कि छात्र एक तैराक था। छात्र की मौत के बाद पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। घटना के संबंध में शिक्षकों से भी पूछताछ की जा रही है। मृत छात्र दिल्ली का बताया जा रहा है। कम्युनिटी हॉस्पिटल मसूरी द्वारा एक डेथ मेमो थाना कोतवाली मसूरी को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया गया था कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल स्टाफ से जानकारी की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान बच्चा बेहोश हो गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना के संबंध में बच्चे के परिजनों को सूचित किया गया तथा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है एवं घटना के संबंध में जांच की जा रही है।